बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान मसूद आलम रिज़वी मीडिया फोकस के प्रोग्राम मारूफ पाकिस्तानी के साथ हाज़िर है। आज हमारे दरमियान एक और मारूफ पाकिस्तानी हमारे साथ बैठे हैं। उनको हमने दावत दी। वो इस किस्म के मारूफ पाकिस्तानी हैं, जैसे मैंने पिछले एक प्रोग्राम में भी कहा था कि कुछ लोग हैं जो अपना काम अपनी दयानत से और मेहनत से करते रहते हैं और अपने हलके में अपना नाम अपना बनाते हैं, और न सिर्फ अपने हलके में बल्कि पाकिस्तान के और इंटरनेशनल लेवल पे। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, उनसे जब बातचीत में आपको ज़ाहिर हो जाएगा कि वो कितनी अहमियत उनकी है, और बिज़नेस और कॉमर्स के और इंडस्ट्री के हलके से फील्ड से उनका ताल्लुक़ है। आज के हमारे मेहमान जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। ज़ुबैर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इस वक्त काफ़ी मसरूफियात में वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। आपका अपना एक बिज़नेस है और उसमें आप काफ़ी कामयाब हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और हुकूमत वक्त जो उनके लिए कि जो मशवरे और जिस तरीके से आपने अपना कंडक्ट किया है ओवर द ईयर्स, वो बहुत पॉजिटिव है। और आप सदर भी रहे हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। वो सारी चीज़ें अभी हम आपसे बात करेंगे इस सिलसिले में, लेकिन हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले ये होता है कि आपकी शुरुआत, आप कहाँ पैदा हुए, वो बचपन, स्कूलिंग, कॉलेज, और फिर आपका जो अपना वोकेशन है, जो प्रोफेशन है, उसका जो बिज़नेस है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो ओवर टू यू ज़ुबैर साहब, आप बताएं कि शुरुआत कहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया जी। और आपने जो कुछ सवालात मेरे ज़िंदगी के बारे में पूछे, तो मैं कहूँगा कि मैं कराची में पैदा हुआ 1951 में। 51। और वो रोड का नाम भी था मिशन रोड। मिशन रोड। वहाँ एक चर्च होता था, तो उसके हवाले से उसका नाम मिशन रोड रखा गया था। जी। तो मैं वहाँ पैदा हुआ, वहीं पे मेरा बचपन गुजरा, और वहाँ से जो मेरा स्कूल था वो तकरीबन 5 मिनट के फासले पे था। वॉक करते हुए स्कूल चले जाते थे 5 मिनट में। और स्कूल का नाम था CMS, चर्च मिशन स्कूल। इस स्कूल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी 3 साल पढ़ा, और वो अर्ली 1891-92 में पढ़े। 1891-92 में पढ़े। और ये एक बहुत बड़ा स्कूल था, और है भी, आज भी है। जी। और इस स्कूल के अंदर कराची पहले KG से लेके मैट्रिक था, अब इंटर तक चला गया है। और इसके साथ साथ स्कूल में बड़े ग्राउंड्स हैं जिसमें लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। तो जो आजकल आम तौर पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो नए स्कूल हैं वो सब घरों के अंदर या बंगलों में बनते हैं और छोटी जगह होती है, तो अब इस तरह के नहीं हैं। ये किसी ज़माने में कोई अंग्रेज़ फौजी आए थे जिनका नाम था कर्नल लॉरेंस, जिनके नाम पे लॉरेंस रोड भी था। तो उन्होंने ये CMS, इन्होंने चर्च वाले उनके पास गए स्कूल बनाना है, तो उन्होंने कहा कितनी जगह चाहिए, उन्होंने जितनी अवेलेबल है, जितनी मांगी गई उन्होंने सब दे दी। तो उस वजह से वो उस जगह जो इतनी बड़ी जगह मिल गई। फिर यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने जो है तालीम हासिल की, और उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम है। आप वहाँ पे 3 साल पढ़े, और उसके बाद फिर आप जो है मदरसा इस्लामिया में आखिरी मैट्रिक की क्लास में वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद इस स्कूल ने बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए, जिसमें इंतखाब आलम हैं, जिसमें मुश्ताक मोहम्मद हैं, सादिक मोहम्मद हैं, जावेद मियाँदाद हैं, हारून रशीद हैं। इन्होंने अपना बड़ा नाम पैदा किया। जी हाँ। और इसी तरह से यहाँ पे और भी बड़े बड़े लोग, एक साहब थे जिनका नाम था महराज नज़र साहब जो थे, उन्होंने 1960 में यहाँ से मैट्रिक किया, और वो एक पुलिस ऑफिसर के बेटे थे। उन्होंने मैट्रिक किया और कराची में पूरे टॉप किया था, फर्स्ट आए थे।
फिर उसके बाद वो एनईडी कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ से पढ़ा, इंजीनियरिंग की, और फिर वो अमेरिका चले गए और अमेरिका जाके उन्होंने एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। अब वो रिटायर हो गए हैं और अमेरिका में, कैलिफोर्निया में किसी जगह रहते हैं, साल में एक दफ़ा आते हैं। और तो मेरा बचपन तो ये इस मिशन रोड पे गुजरा, और उसके बाद मिशन रोड जो है ये सिविल हॉस्पिटल वाला रोड है। जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ पे गुजरा, और फिर उसके बाद जो है फिर मैंने सिंध मुस्लिम साइंस कॉलेज में पढ़ा, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद फिर मैं फैमिली बिजनेस में चला गया। मैं फैमिली बिजनेस को जो है वो जॉइन 69 में किया था जी। तो मैं अभी तक फैमिली बिजनेस को देख रहा हूँ, लेकिन लगता है कि कुछ अरसे बाद मुझे रिटायर होना होगा। बहरहाल मैं बड़ा खुश हूँ, और इस दरमियान मैंने तिजारत के दरमियान जब मैं बिज़नेस में था तो मुझे बहुत मौका मिला कि मैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक, तकरीबन 55 से ज़्यादा ममालिक में मैं गया, और मुझे एक और भी मौका मिला। फिर मैं 2017 में FPCCI का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, जो भी होते थे या सदर, वो मुल्क से बाहर जाते थे तो मुझे साथ लेके जाते थे। तो उनके साथ भी मैंने बहुत सारे मुल्कों का दौरा किया। उसमें चाइना भी था, टर्की भी था, काज़ाकिस्तान भी था, ताजिकिस्तान भी था, मलेशिया भी था। तो उसमें वहाँ मुझे बहुत सारे तजर्बे हासिल हुए। और इसके साथ साथ जब मैं बाहर जाता था तो उनमें बाज़ ममालिक ने हैरत अंगेज़ तरक्की की। उसमें चाइना नंबर 1 है, नंबर 1 है। और इसी तरह मैं आपको मलेशिया का भी कहूँगा कि मलेशिया में 1975 में गया। 1975 में मलेशिया में जो है ग्रीनरी तो बहुत थी, लेकिन कोई आप कहें कि बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें थी तो कोई भी नहीं थी। उस ज़माने में 75 में कराची में हबीब बैंक प्लाजा जो था वो 23 मंजिल की बिल्डिंग थी, और कुआलालंपुर में कोई भी बिल्डिंग 15 मंजिल से ऊपर नहीं थी। नहीं थी। बहरहाल बाद में ऑफ कोर्स उस मुल्क ने बहुत तरक्की की, उनको एक अच्छे वज़ीर आज़म मिले, महातिर मोहम्मद साहब, और उनके दौर में बेइंतहा तरक्की हुई। और आज जो है वहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं, सनतें भी हैं, और वो एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है मलेशिया। लेकिन मैं कहूँगा इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिस जगह ने मुझे मुतासिर किया वो चाइना था। अच्छा ज़ुबैर साहब, हम ये चाइना पे आपसे मैं अभी आता हूँ, उस पर मुझे पता है कि आप उस पर कुछ शेयर करना चाह रहे हैं ख्यालात, और हम खुद चाहेंगे ताकि नाज़रीन देखें। मैं आपको फिर आपके स्कूल की तरफ ले जाता हूँ। जी। अगर आप, मुझे ये भी खबर हुई कि आप उसमें अभी भी उसकी स्कूल से मुंसलिक हैं, इस तरीके से कि ओल्ड पब्लिक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एसोसिएशन है, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे, और उसमें क्या कंट्रीब्यूशन आपने किया है एज द प्रेसिडेंट? ज़रूर। और उसके बाद देन वी विल कम बैक टू दिस प्रोफेशन एंड चाइना एंड। देखिए, ये जो CMS स्कूल है, इसके जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्होंने एक इदारा बनाया जिसे कहते हैं CMS एलुमनाई जी, और वो किसी न किसी सूरत में स्कूल की सपोर्ट कर रहे होते हैं। और उसमें हमारे काफ़ी ओल्ड स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो USA में रहते हैं, लेकिन वो USA में बैठ के भी इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये स्कूल जो था ये एक चर्च चलाता था, और इसीलिए इसका नाम था चर्च मिशन स्कूल। और इस स्कूल में मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सब पढ़ते थे, और कोई किसी की कोई तफरीक नहीं थी। सब लोग पढ़ते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, और मुल्क में स्कूल ने भी काफ़ी तरक्की की और अच्छे होनहार तालिब इल्म पैदा किए। तो ये जो आपकी एसोसिएशन है उसमें वो हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग, या वो क्या? मैं भी उसमें काफ़ी टाइम भी देता हूँ और उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता हूँ। अभी मैं आपसे एक प्रोग्राम का जिक्र करूँगा कि हमने सोचा कि सब बच्चों जो आईज़ हैं उसको टेस्ट कराया जाए। तो जब टेस्ट कराया तो पता चला, ये क्यों ख्याल पैदा हुआ कि टेस्ट कराया जाए? एक दो असातिज़ा ने कहा कि बाज़ बच्चे जो स्कूल में बैठ के ऐसा लगता है कि कुछ सही देख नहीं पा रहे, परेशान होते हैं, ध्यान नहीं दे सक रहे, पूरा परेशान रहते हैं। तो उस टीचर ने कहा कि मुझे लगता है इनमें से काफ़ी लोगों की आईज़ जो हैं वो वीक हैं जी। उनके कहने पे फिर हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने एक आई डॉक्टर को जो है उनसे रब्ता किया, और उनके कहने पे हमने कोई
आइस को चेक करने की मशीन्स भी खरीदी जी और उन तमाम बच्चों को चेक कराया गया। तो उसमें से पता चला कि 2352 स्टूडेंट में से 532 जो थे उनकी नज़र बहुत कमज़ोर थी। तो फिर जो भी उसमें पता चला कि उसके क्या उसके नंबर हैं आइस का, वो उसको फिर उनको हमने नए ग्लासेस और लगा के दिए और उस नंबर के जिनकी उनको ज़रूरत थी। तो उन तमाम स्टूडेंट की ये बात है जो अभी आज से 3 महीने पहले ये प्रोग्राम पूरा हुआ। और उसके बाद हम यही मशीन्स जो हैं दूसरे स्कूलों में भी लेके जा रहे हैं और वहाँ भी ये प्रोग्राम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। जी। नाउ कमिंग बैक टू आपके जो आपने एज ए बिजनेसमैन या जो काम है आपका केमिकल इंडस्ट्री का, उस 1969 से शुरू किया 69 से केमिकल्स का बिजनेस शुरू किया। केमिकल का लेकिन उस वक्त ये कारोबार ऐसे होता था कि हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते थे जी और मुल्क में बेचते थे। एज अ ट्रेडिंग कंपनी शुरू किया था जी जी। और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग भी की। ऑलराइट। आपका जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपका काफ़ी एक्टिव आप रहे हैं बिजनेस ट्रेड के अफेयर्स, उनके मसले मसाइल के साथ, एसोसिएशन के साथ, खासकर PCCI के साथ, और क्वाइटली आप काम करते रहे। और दुनिया का आपने जैसे बताया कि 55 ममालिक में आपने विज़िट किया और कुछ ऐसे ममालिक होंगे जिनको आपने एक दफ़ा से ज़्यादा भी विज़िट किया होगा। और अभी आप जिक्र कर रहे थे चाइना का, तो नाज़रीन के लिए इंटरेस्ट की बात होगी कि चाइना में आपने क्या ख़ास बात देखी या किस चीज़ से आप मुतासर हुए कि जो आप समझते हैं कि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अपने मुल्क में भी अडॉप्ट करनी चाहिए, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, मेरा चाइना जाना शुरू हुआ 1971 से। राइट। 70s के अंदर चाइना में जो था, ज़िंदगी जो थी वो काफ़ी सादा थी और पूरी कौम जो होती थी वो बाइसिकल पे होती थी। औरत है, आदमी है, जिसने अपने घर से ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, सब लोग बाइसिकल यूज़ करते थे। और लिबास भी जो है औरतों का आदमियों का यकसा लिबास होता था। जी हाँ। और वो शर्ट होती थी या कॉलर से बंद की हुई होती थी और वो माओ स्टाइल का माओ ज़ेतुंग साहब जो लिबास पहनते थे वैसे ही था। और पूरा 70s जो है इसी तरह से रहा। फिर उसके बाद 80s में उन्होंने पास जगह पे इलेक्ट्रिक बसेस लाना शुरू की और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 1988 में चाइना में एक इनकलाब सा आना शुरू हुआ जब उनके एक कायद थे जिनका नाम था मिस्टर डेंग ज़ियाओपिंग। डेंग ज़ियाओपिंग ने कहा कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट रह के कभी तरक्की नहीं कर सकता, इसको मार्केट, इसको फ्री इकोनॉमी बना दिया जाए। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा सिलसिला इंट्रोड्यूस किया कि चाइना की मईशत जो है बिल्कुल प्राइवेटाइज हो गई और वो फिर कम्युनिज्म भी रहा। कम्युनिज्म रहा। देखें, हाँ, पॉलिटिक्स उन्होंने स्टेट वन पार्टी रूल रखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है पूरे मुल्क की सियासत को देखेगी। वहाँ पे मल्टी पार्टी नहीं थी कि अपोजिशन पार्टी हो, नहीं हो। जिसने अपोजिशन भी करनी होती थी वो उसी पार्टी के अंदर रहते हुए अपोजिशन कर सकता था, आज़ादाना नहीं करता था। और इस तरह से फिर आहिस्ता 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 जब ये रिफॉर्म्स आई तो रिफॉर्म्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से 88 से शुरू हुई और 2000 तक तेज़ी से रिफॉर्म होता रहा। हर चीज़ जो थी प्राइवेटाइज कर दी जाती थी, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री वो प्राइवेटाइज हुई। और इस तरह करते करते ना मुल्क ने सन 2000 के अवाइल में काफ़ी तरक्की कर ली। आप उनके 2000 के ओनवर्ड जो है देखेंगे, हर बड़े शहर में जो हैं बड़ी बड़ी सड़कें, ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस, लोगों की आसानी के लिए गवर्नमेंट ने हर बड़े शहर में जो है मल्टीपल ब्रिजेस बना दिए। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ब्रिज चल रहा है ताकि ट्रैफिक और लोग जल्दी से आसानी से जा सकें। उसके बाद उनके चाइना के अंदर जो उनके एक लीडर आए जो आज हुक्मरान है, उनका नाम है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। शी जिनपिंग साहब जो हैं उनको अब तकरीबन 14 साल हो चुके हैं सदर बने हुए। पहले वो 2 टर्म के लिए 12 साल सदर मुंतखब हुए और उसके बाद उनकी पब्लिक ने कहा कि नहीं, ये आदमी जो है मुल्क के लिए भी ज़रूरी है, लिहाजा उन्होंने आइन में तब्दीली की और उनको कहा कि नहीं, ये 2 से ज़्यादा दफ़ा भी सदर रह सकते हैं। तो अब वो 3rd टर्म जो है सदारत का पूरा कर रहे हैं। 2 साल हो गए, 4 साल और बाकी हैं। वो 6 साल की जो जी 6 साल की। और उन्होंने दुनिया में ये जो एक
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस कराया। उसके ज़रिए उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को जो है तरक्की का रास्ता और इन्वेस्टमेंट करी उनके मुल्क में। जैसे पाकिस्तान में सी पैक के ज़रिए उन्होंने तकरीबन $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हमें पावर प्रोजेक्ट्स लगे, मोटरवेज बनी, इस तरह की सारी चीज़ें, ये सब उन्हीं की सोच की अक्कासी है। आप समझते हैं कि सी पैक न सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान बल्कि रीजन के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है? मैं समझता हूँ सी पैक जो है और इसके ज़रिए ख़ास तौर पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरे रीजन के लिए। पाकिस्तान में कुछ हाईवेज़ बनी हैं, कुछ और बन रही हैं, तो उससे पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। और यही हाईवेज़ जो हैं आगे चाइना में जो काशगर तक जा रही हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान से होती हुई काशगर जाएंगी। और चाइना फ्यूचर में अपनी शिपमेंट्स जो हैं अफ्रीका के लिए इसी रूट से करना चाहता है। इसी रूट से कंटेनर्स आएंगे और वो ग्वादर तक जाएंगे। नॉर्मली वो जब शंघाई से शिप होता था तो तकरीबन अफ्रीका जाने में 6 हफ्ते लगते थे, और यहाँ से जब बाई लैंड रूट शिप करेंगे वाया ग्वादर तो ये 10 दिन में जो ग्वादर पहुँच जाता है और आगे से 1 हफ्ते में अफ्रीका, मिडल ईस्ट सब जगह चला जाता है। ये जैसे आप जो शायरा रेशम है, जी जी, ये वही रूट उसी की एक्सटेंशन है। लेकिन अब ये कि रेशम के ऊपर जो है उन्होंने मॉडर्न हाईवेज बना दी है। जी हाँ। तो उनका ये ट्रैवल टाइम जो कम हो गया, बहुत कम हो जाएगा। जी हाँ, उनका भी फ़ायदा है और दोनों सबका फ़ायदा। इसी तरीके से आप मेंबर हैं एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है उसके भी, बल्कि आप काफ़ी कमिटीज़ में रहे हैं, तो ये काउंसिल क्या सजेस्ट कर रही है कि क्या एक्टिविटी है इसकी? ये काउंसिल मौजूदा हुकूमत ने बनाई है। जी हाँ। इसके हेड जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, और इसमें तकरीबन 15 मेंबर हैं और मैं भी एक मेंबर हूँ। उन्होंने हमें टास्क ये दिया है कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बताएं जिसको अडॉप्ट करके एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। हमारे पास जो पाकिस्तान के पास इस वक्त 2-3 मुश्किलात है। एक मुश्किल तो ये है कि हमारी एनर्जी की कॉस्ट बहुत हाई है, बिजली और गैस की कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत जो है बहुत बढ़ चुकी है। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं किस तरह से सस्ती एनर्जी दी जाए। ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनको अगर आप सस्ती बिजली दें, जो जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि 9 सेंट्स की बिजली दी जाए। अगर वो 9 सेंट्स की बिजली देंगे तो आपकी एक्सपोर्ट जो है काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। और तो सबसे एक तो पहली रुकावट है कि एनर्जी की कीमत, अगर एनर्जी की कीमत कम होती है आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। और दूसरा ये कि हमारी जो मईशत है, ज़रूरी मईशत है, एग्रीकल्चर इकॉनमी है, और इसके अंदर हालिया दिनों में हमारी क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई थी 2 साल 3 साल पहले, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए। कॉटन की शॉर्टेज थी तो भी बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है सब क्रॉप्स बहुत अच्छी हुई हैं। गंदम की क्रॉप जो है जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हुई है। हमें तकरीबन 27 मिलियन टन गंदम चाहिए होती है सालाना, लेकिन इस दफ़ा क्रॉप जो है वो 30 मिलियन टन से ज़्यादा हुई है, तकरीबन 3 करोड़ टन के करीब है। इसी तरह से जो रुई है, रुई की पैदावार पहले एक दफ़ा 12 मिलियन बेल हुई थी, वो फिर कम होकर 6 मिलियन बेल हो गई 2 साल पहले, लेकिन इस साल फिर दोबारा से तकरीबन 10 मिलियन के करीब आ गई है बेल्स। तो इस दफ़ा हमें ना कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी और ना ही गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जो हमें खबर है कि 5वां या चौथा बड़ा मुल्क है कॉटन प्रोडक्शन में, तो इसके जब कॉटन की हम बात कर रहे हैं तो आपसे ये ज़रूर मैं पूछूंगा कि वैल्यू एडिशन की जब बात होती है तो आपका ये और एक बड़ा झगड़ा चलता है कि रॉ कॉटन ना एक्सपोर्ट की जाए बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाए मुल्क में फॉर वैल्यू एडिशन। तो आपका इसमें आपका अपना क्या व्यू है अबाउट कॉटन? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। इसमें वैल्यू एडिशन करें। सबसे पहले सबसे बात है उसमें धागा बनाएं, धागे के बाद आप कपड़ा बनाएं, कपड़े के बाद आप गारमेंट्स बनाएं। तो अगर आप गारमेंट उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको उसकी जो वैल्यू है वो कई गुना महंगी मिलती है बनस्बत इसके कि अगर आप कॉटन
रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करेंगे, उसकी आज कीमत है तकरीबन 85 सेंट्स। और अगर आप गारमेंट बना के ये कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कम से कम $2 के हिसाब से जाएगा पर किलो, और गारमेंट करेंगे तो उससे भी कहीं ज़्यादा उसकी कीमत होगी, $4-5 पर किलो के मुताबिक होती है। तो हमें यही करना चाहिए, इसमें वैल्यू एडिशन करें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होती है उसको कंप्लीट फॉर्म के अंदर एक्सपोर्ट करें। और इसी के साथ वो होम टेक्सटाइल्स भी आ जाते हैं। जी, होम टेक्सटाइल भी आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा बेडवेयर जो चादरें हैं, इसमें पाकिस्तान का दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और हमारी जो चादरें हैं दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, अमेरिका में भी, यूरोप में भी जो है। और उसमें जो हमारे सनतकार हैं उन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम पैदा किया है। जी हाँ, जी हाँ। इसी से कनेक्टेड और सवाल आपसे मैं करूँ कि जैसे आपने कहा ना कि कॉटन प्रोडक्शन हुई और वो धागा बनाए, धागे तक पहुंचने से पहले एक और लिंक है इस कॉटन की, उसमें वो है कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री। तो आप जिनिंग से सेटिस्फाइड हैं उसकी परफॉर्मेंस से, या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए? बिकॉज खेत से आई तो पहले तो वो जिनिंग फैक्ट्री में आती है, सही बात, फुट्टी जी, उसके बाद वो जाती है स्पिनिंग, और स्पिनिंग में जो है ये जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक सेक्टर है, उसके भी कुछ FPCCI या एज ए ट्रेड बॉडी आपने कभी देखा है कि उसको किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाए? मैं समझता हूँ जिनिंग इंडस्ट्री का जो सेक्टर है वो थोड़ा वीक है, जी हाँ। और वो बड़ी अभी तक बड़े क्रूड तरीके से ही जो है वो भुट्टी को लेके और उसको उसमें से तेल निकालते हैं, उसके जो बीज से तेल निकालते हैं। लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से वो क्या कहना चाहिए, मैकेनाइज नहीं है। जो तरीका आज से 30 साल पहले था आज भी वही तरीका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें जो है उसका मुनासिब हम फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे। तो उसकी तरफ भी कोई तवज्जो, मतलब FPCCI या वो जो जिनर्स एसोसिएशन उसमें जिनर्स एसोसिएशन है और एप्टिमा है, ये दोनों, एप्टिमा जो है वो इनकी बड़ी इंडस्ट्री है जो ख़ास तौर पे स्पिनिंग इंडस्ट्री को देखती है। जी हाँ, वहाँ से कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आगे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया है, उसको पैसे भी दे रहे हैं। जी। तो वहाँ पे बेहतरी के उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में बेहतरी आएगी। ये भी आजकल हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं गौहर एजाज साहब, वो बहुत एक्टिव भी है माशाल्लाह, उनको बड़ा वसी तजर्बा है। और उन्होंने एप्टिमा को भी बहुत आगे लेकर आए और तमाम टेक्सटाइल सेक्टर को वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे आएँ और एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। एक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका एक इनिशिएटिव है, आप उससे भी अवेयर होंगे, SFIC जो फैसिलिटेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट, उसका आप क्या देख रहे हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन उसका है? और क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट ने बनाई है तो यू वुड लाइक इट दिस शुड कंटिन्यू विद द आफ्टर इलेक्शंस, और जो भी गवर्नमेंट नहीं आती है। मैं समझता हूँ SIFC एक अच्छा इनिशिएटिव था और उनके ज़रिए चीज़ों को जो है ना तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि SIFC जो है इलेक्शन के बाद भी जो है इन बुनियादी चीज़ों पे काम करती रहे। इन्हीं की एफर्ट से जो है स्मगलिंग बंद हुई है। SIFC ने जो इक़दामात लिए उसके ज़रिए स्मगलिंग बंद हुई, उसके ज़रिए जो है करेंसी में एक बहुत बड़ा जुआ खेला जाता था, वो उन्होंने बंद किया कि आपका डॉलर जो था 345 रुपये तक गया, आज कम होकर 280 रुपये पे आ गया। वो SIFC की एफर्ट थी और इसी तरह उन्होंने स्मगलिंग को जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। तो मैं समझता हूँ इनका जो रोल है इसको जारी रहना चाहिए। दैट्स वेरी गुड। आपसे तो वैसा बड़ी मुफीद बातें हुई। एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, आप रोटरी से भी जी मुंसलिक रहे, उनका भी कोई रोल, आपका रोल विद रोटेरियंस इसमें? देखिए, रोटरी एक इंटरनेशनल इदारा है जी, जो माशरे में बेहतरी और भलाई के काम करती है, ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक में जैसे पाकिस्तान है। जी। तो पाकिस्तान में भी रोटरी की बहुत सारी क्लब्स हैं जो अपने अपने इलाकों में काम कर रही होती हैं। मैं भी खुद एक रोटरी क्लब थी जिसका नाम है रोटरी क्लब कराची बे, तो मैं उसके साथ मुंसलिक था, उसका सदर भी रहा। और उसके ज़रिए मैंने जो है 2 स्कूल भी बनाए, वो स्कूल आज तक चल रहे हैं और वहाँ मुफ्त तालीम दी जाती है। हमने उसकी बिल्डिंग भी बनाई। कुछ उसके अंदर हमारी जो
क्या कहना चाहिए, माली सपोर्ट रोटरी इंटरनेशनल ने भी की। उनका एक सिस्टम है कि जहाँ कोई रोटरी क्लब अपने पैसे जितने जमा करेंगे उतने पैसे वो भी, उसे कहते हैं मैचिंग ग्रांट, उतने पैसे वो भी देते हैं। तो उन्होंने हमें भी मैचिंग ग्रांट दी, हमने बिल्डिंगों की, स्कूल की बिल्डिंगें बनाई और वो अभी तक चल रही हैं। 8-10 साल पहले बनाई थी, आज भी चल रही है और आगे भी इंशाल्लाह चलती रहेगी। वेरी गुड। ज़ुबैर साहब, जैसे मैंने शुरू में भी इंट्रो में बताया कि आप, और आपने भी कहा कि आप प्रेसिडेंट भी रहे FPCCI के, जो कि एपेक्स ट्रेड बॉडी है, सारी पेरेंट बॉडी है फॉर ऑल द ट्रेड एंड चेम्बर्स एसोसिएशंस जो यहाँ पे हैं। उसके बारे में आप बताएं कि वो, उसका कितना अहम रोल है, वो पूरा रोल पूरा अदा कर सक रही है, नहीं कर सक रही, कुछ इम्पेडिमेंट्स है या उसकी रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए, इस पर अगर आप, ये सब बड़ा टॉपिक है लेकिन अगर आप उसको समराइज करके बता सकें, इसी का आपका तजुर्बा इस FPCCI से बहुत पुराना है और आप उसमें कंट्रीब्यूट भी करते रहे। मैं अर्ज़ करूँ FPCCI एक बहुत बड़ा इदारा है जी, लेकिन उससे जितनी तवक्कुआत थी और हैं वो अभी पूरी नहीं हो रही। FPCCI जैसी पाकिस्तान में, इसी तरह इंडिया में एक इदारा है पैरेलल बॉडी जिसका नाम है FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वहाँ पे उनके पास अरबों रुपए के फंड्स हैं जिसके ज़रिए वो रिसर्च करते हैं, और अगर मैं गलत ना हूँ तो उनके पास तकरीबन 25-30 रिसर्चर्स हैं जो PhD हैं। जी हाँ। ये जो आपने कहा कि फंड्स हैं, तो फंड्स भी खुद उन्होंने ही जनरेट किए हैं वहाँ पे? बड़ी बड़ी कंपनियों ने फंड्स दिए हैं, बड़ी गवर्नमेंट भी देती होगी लेकिन ज्यादातर जो है वही प्राइवेट सेक्टर ही है। प्राइवेट सेक्टर है, उसका हमेशा जो भी सदर आता है या आती है वो प्राइवेट सेक्टर होता है। तो वो उनकी कंपनियां जो है, जिनके सदर बनते हैं, उनकी कंपनियां करोड़ों रुपए देती हैं। तो उसके जरिए वहाँ पे रिसर्च भी होती है, तरक्की भी है, और उनका इंडिया के अंदर पॉलिसी बनाने में बहुत अहम रोल है। अच्छा, FICCI का। और जो आप समझते हैं कि FPCCI का शायद नहीं है, सर FPCCI का वो रोल नहीं है जो होना चाहिए कि हुकूमत पॉलिसी बनाते हुए उनसे मशवरा करे, वो सही तरह से मशवरा नहीं होता। मुझे आज भी, मैं तवक्को करता हूँ, हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि आप प्राइवेट सेक्टर से मशवरा करें, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पता है कि इंडस्ट्री के क्या मसाइल हैं, उन मसाइल को हल किया जाए। और दूसरा ये कि आपके अपनी इंडस्ट्री को रीजनेबल प्रोटेक्शन दें। मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दें, रीजनेबल प्रोटेक्शन दें ताकि वो सर्वाइव कर सकें। दूसरे ममालिक में इसी तरह होता है। पर ज़ुबैर साहब, जो मेरा तजुर्बा है वो कि गवर्नमेंट मशवरा तो लेती है और FPCCI अपने सिफारिशात भेजती भी है, तो या तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है या पूरी तरह हम परसू नहीं कर सकते। कहीं गड़बड़ तो है, मशवरा तो लेती है लेकिन शायद पूरी बात सुनी नहीं जाती। दोनों तरफ कुछ ना कुछ कोताही है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की भी कोताही है जो स्टेक होल्डर्स हैं, और गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट के पास जब उनके मशवरे आते हैं तो कभी उनको देखते हैं, कभी उन पे देखते हैं, कुछ चीज़ों पे अमल करते हैं, कुछ पे नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर नहीं करते। मसला ये है कि हुकूमत के पास भी पैसे नहीं है। असल बात ये है कि पैसों की कमी है, तो इस वजह से हुकूमत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती। और जब तक देखिए, अच्छा पैसे क्यों नहीं है कि लोग ईमानदारी से टैक्स नहीं देते। अगर ईमानदारी से टैक्स देते हो, हुकूमत के पास वसाइल हों, तो वही पैसे वो तालीम पे भी खर्च करेगी और आपके इलाज मुआवजे हॉस्पिटल्स पे भी खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करेगी। ये तमाम चीज़ें, इसके लिए पैसे चाहिए होते। तो आप चाहेंगे कि या इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आपका ग्रुप इस वक्त इक़्तिदार में है, तो आप समझते हैं कि इस वक्त भी ये मौका है कि आप इन चीज़ों में जो आप बताइयाँ देख रहे हैं उसको रिमूव करने में आपका, और आप इस ग्रुप के, इस सिंध के, मैं इस UBG ग्रुप का प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो आपको और ज़्यादा मौका होगा इसको, इन चीज़ों को आगे करने में। बिल्कुल, अल्लाह ने मौका दिया है, मैं कोशिश करूँगा और अपने साथियों से भी कहूँगा कि भाई आप जो है ऐसी पॉलिसीज़ पे बनाएं जो मुल्क के लिए बेहतरी का बायस बन सके, रोज़गार पैदा हो। इस वक्त रोज़गार के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। रोज़गार पैदा किया जाए, और लेकिन असल में चीज़ें जो आके रुक जाती हैं, वो रुक जाती हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी में। कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बिजली का
अगर 54 रुपीज़ का यूनिट बिजली का होगा तो कौन सी सनत चलेगी, नहीं चल सकती। ये आजकल जो पॉलिटिकल लेवल पे जो बड़ा एक आजकल बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, जी ये बेसिकली शुरू हुआ था अपनी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को हासिल नहीं है, क्योंकि बात गवर्नमेंट से कही जाती है। तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड अगर मिल जाए तो बहुत बेहतरी हो सकती है एक्सपोर्ट्स में भी और इंडस्ट्री में। बिल्कुल, देखें लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में भी एनर्जी की वही कीमत हो जो नेबरिंग कंट्रीज में है, उसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो इनके यहाँ एनर्जी की कीमत है वही पाकिस्तान में भी की जाए। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी की कीमत इससे डबल से ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि जैसे भी कोई नई हुकूमत आती है, हमारा फिर से उनसे यही मुतालबा होगा कि आप एनर्जी की कीमतें जो हैं वो उसी तरह लेकर आएँ जैसे कि पड़ोसी ममालिक में। ज़ुबैर साहब, आपसे बड़ी मुफीद बातें हुई। अब मैं वही एक सवाल आपसे करूँगा कि कोई अपनी ज़िंदगी के कोई ऐसे वाक़या जो आप शेयर करना चाहें जिसने आप पे बड़ा असर किया हो, वो नाज़रीन के लिए। वो दो वाक़यात हैं, मैं आपसे और नाज़रीन से शेयर करूँगा। जब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दुख का मौका था, जिसको मैं उस वक़्त भी महसूस किया और आज तक महसूस करता हूँ। आप तो उस वक्त नौजवान होंगे। हाँ, मैं तकरीबन 20-21 साल का था, 20 साल का था। तो मुझे बेइंतहा दुख हुआ था। वो मेरी ज़िंदगी के एक बदतरीन दिन भी था, और वो फिर कि आपका इतना बड़ा मुल्क था जो टूट के दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और उसके सब के ज़िम्मेदार हम खुद लोग हैं। अब आपने कहा कि और कोई वाक़या ऐसा, हाँ, एक चीज़ ऐसी भी है कि बात चीज़ ऐसी जिससे खुशी होती है। खुशी वाली चीज़ ये है कि मैंने मुल्क चाइना के अंदर हैरत अंगेज़ तरक्की होते देखा। ख़ास तौर पे चाइना ने जो आखिरी सन 2002 से लेकर और आज तकरीबन 20-22 साल हो गए, इसमें हैरत अंगेज़ तरक्की की है। बाज़ जगह शंघाई में ऐसा इलाके भी हैं जो लगता है कि अमेरिका से भी आगे 100 मंजिल की कई इमारतें हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेज़ हैं। तो चाइना ने, और सब उन्होंने किसी से कर्जा लेके नहीं, अपने वसाइल से खुद ही बनाए और बेइंतहा तरक्की की। हर एक नहीं, मुतअद्दिद शहरों में जो है ब्रिजेज़, ओवर ब्रिजेज़, एक के बाद 3 और ब्रिजेज़ बने हुए हैं। तो सब चीज़ें फ्लो हो रही होती हैं, और उनके पास इस वक्त दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेन चलती है चाइना में। चाइना में जो ट्रेन चल रही है वो इस वक्त 350 किलोमीटर फी घंटे से चल रही है, और उसका कोई किराया भी इतना महंगा नहीं है। मैंने जब उसमें सफ़र किया और टिकट ख़रीदा तो उसको मैंने कंपेयर किया पाकिस्तान से, तो टिकट की कीमत पर किलोमीटर वही थी जो चाइना में है, वही पाकिस्तान में भी है। लेकिन उनकी जो ट्रेन्स हैं उनकी क्या कहना चाहिए, उनकी जो भी फैसिलिटीज़ थी बहुत अच्छी थी। उसके अलावा टाइम सेविंग है कि आप 350 किलोमीटर 1 घंटे में सफ़र करते हैं। एफिशिएंसी भी एफिशिएंसी है। फिर आपने जो किसी ट्रेन के डब्बे में या उसके अंदर उतने ही आदमी हैं जितनी सीटें हैं, वो सबको बाई नंबर सीट इशू करते हैं कि भाई आपका नंबर सीट ये है, ये आप उसको ऑनलाइन भी टिकटें खरीद सकते हैं, आप घर में बैठे हो। कई दफ़ा मैं चाइना जा रहा था तो मैंने जाते हुए पाकिस्तान से ऑनलाइन रेलवे की टिकट खरीद ली। अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो वो आप पाकिस्तान से बैठ के ट्रेन की टिकट खरीद सकते हैं, और बेहतरीन ट्रेन की सर्विसेज हैं, और वो कोई एक जगह नहीं है, वो बीजिंग, शंघाई से शुरू होती है और बड़े बड़े तमाम शहरों से मुंसलिक है। लोगों का वक्त बचता है कि वो इतनी तेज़ रफ्तारी से जाते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में आपने पॉसिबल किया अपना शिरकत। अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आपका जो तजुर्बा है और जो आपने सारी बातें की, आप कुछ बातें अपने यंग जनरेशन यूथ के लिए कुछ कहना चाहें, या अपने जो साथी आपके बिज़नेस में हैं उनको कुछ कहना चाहें, वो कहें तो उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। नौजवान लोगों के लिए मेरी एक ही दरख्वास्त है कि वो
तवज्जो से तालीम हासिल करें। तालीम सबसे पहले, अगर तालीम नहीं होगा, और आजकल ऐसा भी है कि सुनने में देखने में आता है कि बच्चे जो हैं रात रात भर जो है वो कंप्यूटर पे गेम्स खेलते रहते हैं। वो कोई इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं है। अगर खेलना भी है उसका कोई वक्त मुकर्रर होना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, बजाय इसके कि वो पता चला रात को खाना खा के सुबह फजर तक गेम्स ही खेलते रहते हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो अपनी तालीम पे तवज्जो दें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। और दुनिया की जो भी आजकल जहाँ जहाँ अमेरिका में या चाइना में जो तरक्की हो रही है उनको देखें और वही तरक्की पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें। जी हाँ, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके टाइम का। नाजरीन, मुझे यकीन है कि आज ज़ुबैर तुफ़ैल साहब की बातों से आप महसूस हुए होंगे और आपका बिज़नेस और ट्रेड के बारे में जो उनके ख़यालात हैं उससे आप वो फ़ायदेमंद हुई आपके लिए। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और इजाज़त से पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी राय से हमको ज़रूर मुतला करें ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से और पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।